हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। मतलब एक न्यू हमारी टीम स्टार्ट हो रही है, ये विनर्स टीम। इस टीम का नाम है हमारा विनर्स टीम। तो इसमें हम जब तक यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो हमारा इस बार का यूपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 16 जून को है। तो 16 जून तक जितना हमसे हो पाएगा हम इस पर यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे आपको विनर टीम पे। तो आज हमारा करंट अफेयर स्टार्ट होता है। ऐसे ही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही सब आपके स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। आज आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है। करंट अफेयर्स की वीडियो हो सकेगा तो हम डेली अपलोड करेंगे, नहीं तो वीक में एक बार तो हम अपलोड ज़रूर ही करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। तो चलिए हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, मैंने जब यूपीएससी का एग्ज़ाम मतलब जो फॉर्म फिलअप किया था, फॉर्म आया था, तभी मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि मैं यूपीएससी की वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। तो सॉरी फॉर लेट कि मैंने थोड़ा लेट अपलोड करनी स्टार्ट करी है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चे अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट बने हुए हैं तो उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी होगी कि वो पास आउट हो जाएंगे। रिवीज़न हम लोग इस चैनल से कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं से अपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, आप उसको इससे मैच आउट कर सकते हो, अपना रिवीज़न कर सकते हो। तो अभी हमारे पास आज क्या डेट है हमारी? आज हमारी 5 मई है। तो हम 5 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास मोस्टली 1 मंथ है। तो 1 मंथ में मैं पूरा आपको कवर अप कराने की कोशिश करूँगी, रिवीज़न कराने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका जल्दी से लर्न हो जाएगा। और जिन बच्चों को मेरे पे ट्रस्ट है कि हाँ भाई, मैं उनके साथ ग्रेजुएशन लेवल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन लेवल से वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। मुझे पता है कि बच्चों को है ट्रस्ट कि हाँ मैं उनके साथ ग्रेजुएशन लेवल से भी जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए आज अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ेंगे? RRTC के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जो भारत में जो ट्रेन चलाई गई थी RRTC, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो RRTC क्या होती है? RRTC का मतलब सिंपल यही है कि जो अभी ट्रेन चली थी ना 2019 में, जो मोदी जी ने चलाई थी, उसको RRTC बोलते हैं। RRTC क्यों चली थी? RRTC इसलिए चली थी जिससे कि लेट मतलब जो कहीं जल्दी जाना चाहते हैं, समय की बचत हो, जल्दी पहुंच जाए, आसानी से पहुंच सके। तो लोगों को मतलब आराम देने के लिए कि हाँ वो बहुत जल्दी कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, और मतलब टाइम की बचत होगी उनकी। तो इसलिए RRTC ट्रेन चलाई गई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, की उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलाई गई थी। 17 किलोमीटर जो इसका ट्रैक है वो 17 किलोमीटर तक है। इसकी फ़र्स्ट ट्रेन का नाम, जो RRTC की फ़र्स्ट ट्रेन चली थी, उसका क्या नाम है? नमो भारत, यानी कि रैपिडेक्स ट्रेन, नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन। ये कब चलाई गई थी? 2019 में चलाई गई थी। किसने इसका गठन किया था, यानी कि किसने इसको चलाया था? उद्घाटन किसने किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल 2024 के करंट अफेयर्स में, ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन होंगे। अब ये ट्रेन जो थी दिल्ली NCR को दिल्ली से जोड़ने के लिए भी चलाई गई थी। यानी कि अब बच्चे बोलेंगे कि दिल्ली NCR क्या है मैडम? दिल्ली ही तो है ना। तो नहीं, दिल्ली NCR में हमारे 3 ज़िले शामिल होते हैं। एक है हमारा राजस्थान, 3 राज्य शामिल होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और एक दिल्ली जो है वो तो मेनली है ही। तो ये 4 ज़िले जो है हमारे राज्य, ये पूरा दिल्ली NCR है। तो देखिए, दिल्ली NCR के बारे में आगे है कि द दिल्ली NCR एज नाउ है, और एज ऑफ नाउ देखिए, जो दिल्ली है वो तो आपकी यहाँ पे मेनली दे ही रखी है। बट जो हमारा ये है, हमारा क्या है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान के कितने ज़िले शामिल है? 2 ही ज़िले शामिल है, अलवर और भरतपुर। अब देखिए, हरियाणा के कितने ज़िले शामिल है? करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, भिंड है, रोहतक है, भवानी है, महेंद्रगढ़ है,
झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी। तो ये सब किसके ज़िले हैं? ये हरियाणा के ज़िले हैं। आपको ये सब लर्न होने चाहिए कि दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये सब के नाम दे रखे हैं। हम राजस्थान का मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि अलवर और भरतपुर 2 ही ज़िले हैं राजस्थान में। थर्ड आपका आता है उत्तर प्रदेश, शिमाली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये सब किसके हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। अब बात आती है कि इन ज़िलों के अलावा मतलब राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कोई ज़िला नहीं है, ऐसा नहीं है, ज़िले और भी हैं, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है, वो दिल्ली एनसीआर से अलग है। अब बात आती है कि मैम दिल्ली एनसीआर में यही ज़िले शामिल क्यों हैं? तो दिल्ली एनसीआर में ये ज़िले इसलिए शामिल हैं क्योंकि देखिए, जो दिल्ली में फैसिलिटीज़ है ना, फैसिलिटीज़ को और भी ज़िलों में यानी कि और भी राज्यों में बनाए रखने के लिए और भी राज्यों को देने के लिए इन ज़िलों को दिल्ली एनसीआर का ज़िला बनाया गया। दिल्ली एनसीआर हमारा कब बना वो हम भी आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे दिल्ली एनसीआर के बारे में, ये देखिए सन 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1985 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के तहत एनसीआर और इसका प्लानिंग बोर्ड बनाया गया। यानी कि कब बना था दिल्ली एनसीआर हमारा? 1985 में। अब दिल्ली महानगरीय क्षेत्र को एनसीआर के नाम से पहचाना जाने लगा और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ अन्य जिलों को शामिल कर एरिया का विस्तार किया गया। यानी कि जो भी हमने ऊपर बताया था कौन कौन से ज़िले हैं, वो ही मतलब ये दिल्ली एनसीआर में शामिल हो गए। एनसीआर का एरिया, एनसीआर के दायरे में आने वाले एरिया के पूरी दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों के कुछ शहर और गांव शामिल हैं। दिल्ली का कुछ क्षेत्र 1483 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल एनसीआर का कुल 2.69 है। एनसीआर में शामिल सभी राज्यों के ज़िलों के नाम आपने नीचे पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा 100% है ना, 100% में से जो दिल्ली का हिस्सा है वो कितना है? 2.69% है। अब भाई हमारा क्वेश्चन आ गया है पेपर में कि दिल्ली एनसीआर में से दिल्ली का हिस्सा जो है वो कितना है? तो आप बोल सकते हैं 2.69%। यानी कि इसके अलावा जो 78% है आपका, 98% है आपका, वो किसका है? वो हमारा जो ये राज्य है ना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनका है। दिल्ली का तो सिर्फ 2.69% ही है उसमें। अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में शामिल हरियाणा राज्यों के नाम। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कितने राज्य हैं टोटल। हरियाणा में 14 ज़िले आते हैं। हरियाणा के ज़िले कितने आते हैं? 14 आते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने ज़िले आते हैं? तो 14 आते हैं। नाम ये दे रखे हैं आपको, मैंने अभी ऊपर भी बताया था। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, नूंह, रेवाड़ी, करनाल, पलवल, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और जिंद। ये किसके ज़िले हैं? ये आपके हरियाणा के ज़िले हैं। तो ये अब दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के ज़िले। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले? कुल 8 ज़िले हैं। हरियाणा के कितने थे? 14 थे। उत्तर प्रदेश के कितने? 8 हैं, जिनका क्षेत्र है हमारा 14,826 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 18 ज़िलों का क्षेत्रफल 14,826 किलोमीटर है। लिस्ट आपको मैंने ऊपर भी बता दी थी, नीचे भी ये नाम दे रखे हैं। अब देखिए दिल्ली एनसीआर का जो राजस्थान का कितने ज़िले? 2 ही ज़िले हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, मतलब किलोमीटर, कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं वो 2 ज़िले? 13,447 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर, राजस्थान के ये 2 ही ज़िले शामिल है बस। अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के फ़ायदे। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी की बनाई गई क्षेत्रीय योजना के तहत क्षेत्रों को बेहतर योजना मिलती है। एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से क्षेत्र में निवेश की गतिविधियां बढ़ती हैं। समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए परिकल्पित बुनियादी ढांचा योजनाओं में शामिल होने की वजह से बुनियादी ढांचे का विकास होता है। चलिए अब मैं इसको अपने वर्डिंग में समझा देती हूँ आपको ये समझ नहीं आया होगा तो। देखिए, जो दिल्ली एनसीआर होता है ना, दिल्ली में कितनी तरह की फैसिलिटीज़ है? दिल्ली में आपकी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की हो गई, बिजली की हो गई,
और आपकी मतलब पढ़ाई की हो गई, हेल्थ की हो गई। तो ये जो फैसिलिटीज़ दिल्ली वालों को प्रोवाइड होती हैं, यानी कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड होती है, वही फैसिलिटीज़ अब दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनको प्रोवाइड होती है। पहले क्या होता था, जब दिल्ली एनसीआर नहीं बना था 1985 से पहले, लोग राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से दिल्ली आते थे वो फैसिलिटीज़ पाने के लिए कि भैया दिल्ली में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, दिल्ली में चलो, वहाँ पे जाके हम अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा करेंगे। पर जब से हमारा दिल्ली एनसीआर बना है, वो फैसिलिटीज़ उनको जहाँ वो रहते हैं वहीं पे उपलब्ध होनी स्टार्ट हो गई है, और इसी वजह से लोग दिल्ली एनसीआर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आपने देखा भी होगा कहीं पे भी जॉब वगैरह अवेलेबल होती है, सबसे पहले कहाँ होती है? दिल्ली एनसीआर में होती है। दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा एरिया हो गया है कि वहाँ पे मतलब इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाने लगी है जो कि अब दिल्ली में होती थी। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बेहतर सुविधाएं, देखिए मैंने अभी आपको बताई थी सुविधाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल, क्षेत्र में उद्योग गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्र में बेहतर बिजली पानी की सुविधाएं होती हैं, मैंने ये भी आपको ऊपर बताया था। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और बेहतर सड़कों से दिल्ली के साथ बेहतर कनेक्शन प्रदान की जाती है। अभी जो आरआरटीसी चली थी, कहाँ चली थी? दिल्ली एनसीआर, हमारी साहिबाबाद से लेके साहिबाबाद में चली थी और डिपो तक। तो अब वो दिल्ली में चलने लग गई, इसलिए दिल्ली एनसीआर को बढ़ावा मिलने लग गया है उससे। अब बात कर लेते हैं इसका रूट, आरआरटीसी का रूट। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम आरआरटीसी की परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। मेट्रो की तुलना में आरआरटीसी के तहत कम स्टेशन होते हैं। मेट्रो में क्या है, अब देखिए मेट्रो में अब क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली मेट्रो में और आरआरटीसी में क्या अंतर है। तो आप सबसे पहला अंतर तो यही बता सकते हैं कि उनके जो स्टेशन होते हैं ना, मेट्रो के स्टेशन कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जो हमारी आरआरटीसी की ट्रेन है उसमें स्टेशन कम होते हैं। यानी कि मेट्रो बहुत रुक रुक के चलती है, हर स्टेशन पे रुकती है, वो हर 2 मिनट बाद रुक जाती है, लेकिन जो आरआरटीसी होती है वो काफ़ी टाइम बाद रुकती है, उसके स्टेशन कम होते हैं। ट्रेन की गति अधिक होती है। अब देखिए, ट्रेन की गति जो हमारी मेट्रो की है वो अगर हमारी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो ये हमारी आरआरटीसी की जो ट्रेन है वो हमारी 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तथा ये अपेक्षित लंबी दूरी यात्रा करने वाले यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। अब जो लंबी दूरी यात्रा करते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं आरआरटीसी से। अब नमो भारत जो ट्रेन चली है, ना तो उसके टिकट लेट होता है और ना ही वो कभी ट्रेन लेट होती है, ना ही टिकट कैंसिल होता है। उसमें फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी है कि लोग जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना। पारंपरिक रेलवे परिवहन की तुलना में आरआरटीसी एक डेडिकेटेड मार्ग पर उचित गति के स्थान, विश्वसनीय कम समय अंतराल पर पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन सेवा की सुविधा प्रदान करती है। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जल्दी पहुंचा देती है, टाइम की बचत होती है, लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। एनसीआर में आरआरटीसी के विकास का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी 60 को सौंपा गया है। अब किसको सौंपा गया था? हमारा एनसीआरटीसी को। अब क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली एनसीआर में आरआरटीसी का जिम्मा किसको सौंपा गया था? तो एनसीआरटीसी को सौंपा गया था। आरआरटीसी का महत्व क्या क्या होता है वो बता देते हैं। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, लोग जल्दी पहुंचेंगे अपने काम पे तो आर्थिक विकास होगा उनका। संतुलित आर्थिक विकास, बजट भी मतलब ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। बेहतर जल्दी पहुंचना, यात्री किराया और समय में बचत, वही किराया जो मैंने आपको बताया कि सस्ता होता है और टाइम भी मतलब बचत हो जाता है। कम उत्सर्जन होता है, सड़क पर भीड़ भाड़ की कमी होती है। अब लोग पहले क्या करते थे, ट्रेन वगैरह की जाने की बजाय कहीं जाते थे, जैसे कि अब दिल्ली से आपको यूपी जाना है तो लोग मतलब अपनी गाड़ियों से या फिर बसों वगैरह से जाते थे। लेकिन जब से हमारी आरआरटीसी की ट्रेन चली है, आरआरटीएस की ट्रेन चली है, सड़क पर भीड़ भाड़ कम होने लगी है। लोग ट्रेनों में जल्दी जाना, बहुत जल्दी मतलब पहुंच जाते हैं, तो ट्रेनों से जाना वो ज़्यादा सफल समझते हैं कि हमारा ट्रेन से टाइम की बचत होगी। आरआरटीसी के विकास में चुनौतियाँ कौन कौन सी आई थी वो बता देते हैं। वित्त पोषण की समस्या, जो उसमें पोषण हुआ था
वित्त पोषण की समस्या आई थी। पर्यावरण से जुड़ी चिंताएँ, कहीं पे हमारे पेड़ कटे थे, कहीं पे मतलब बिल्डिंगें तोड़नी पड़ी थी जब उसे बनाया गया था। जैसे हम पटरियाँ बिछाते हैं ट्रेन की, तो वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह अगर है तो उसे हटाना पड़ा। कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा धूल मिट्टियाँ हुई। परियोजना के निर्माण से जुड़ी चुनौती, यानी कि जो परियोजना हुई थी स्टार्ट, उसमें पैसों की भी चुनौतियाँ होती हैं और देखभाल की भी, और मतलब बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं परियोजना में, वो बताया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के बारे में। ऐसे केंद्र सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कंपनी के रूप में 2013 में स्थापित किया गया था। NCRTC कब स्थापित किया गया था? 2013 में। कहाँ का स्थापित हुआ था? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त कंपनी के तौर पे स्थापित हुआ था। NCR किसने बनाया था? NCRTC ने बनाया था। NCRTC कब स्थापित हुआ था? 2013 में। ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। NCR में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लागू किया था। NCR में भी किसने लागू किया था? NCRTC ने लागू किया था RRTS ट्रेन को। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना, इससे रेलगाड़ियों की गति 160 किलोमीटर घंटा होगी। वो जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर अब जो हमारी मेन जो ट्रेन थी वो 140 किलोमीटर की स्पीड से चलती होंगी, तभी ये जो ट्रेन है 160 की स्पीड से चली है, यानी कि जो 20% ज़्यादा इसकी स्पीड होगी RRTS की। ये परिवहन साधन मेट्रो और भारतीय रेलवे से निम्नलिखित प्रकार से अलग है। अब कैसे अलग है वो हम पढ़ लेते हैं। कॉस्टिंग यार्ड, कंक्रीट वाली संरचनाएं पर जल पंपों की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मार्ग के अलग अलग बिंदु पर वायु निगरानी उपकरण लगाए जाने चाहिए। अब देखिए, जो मेट्रो होती है उसमें पानी की उपलब्धता नहीं होती, यानी कि पानी नहीं होता उसमें, है ना। लेकिन जो RRTS की ट्रेनें हैं उसमें ट्रेन के ऊपर छोटे छोटे कॉस्टिंग यार्ड, यानी कि पानी के फुहारे जैसे टाइप होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो लगाए गए हैं। वो क्यों लगाए गए हैं? जैसे कि ट्रेन चलेगी, आपके घर वहाँ पर होंगे, खेत वहाँ पर होंगे, सब चीज़ें होंगी वहाँ पे, ट्रेन जहाँ से जाती है पटरी पे से, तो उससे धूल मिट्टी उड़ के आपके घरों में ना आए, आपको परेशानी ना दे, इसलिए वो कॉस्टिंग यार्ड लगाए गए हैं। जो उसमें से पानी गिरता है, पानी मतलब फुहारे के ज़रिए गिरता है, जिससे कि जो मिट्टी धूल होती है वो वहीं पर जम जाती है, वो ट्रेन चलने से उड़ती नहीं है। जबकि मेट्रो में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, मेट्रो में पानी वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। अब देखिए, आपको यहाँ तक समझ आएगी होगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, सबको समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया होगा, कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं, बिना मतलब डरे, कुछ भी आप जो पूछना हो पूछ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है, यानी कि सेकंड आज हमारा स्टार्ट होता है, संपत्ति माल ढुलाई गलियारा, DFCS डिटेक्टिव फ्रेट कॉरिडोर क्या है? अब ये क्या है? DFCS क्या होता है? ये एक प्रकार का रेलवे कॉरिडोर है। इसे वस्तुओं और अन्य कमोडिटी के 3 दक्ष परिवहनों के लिए बनाया जाता है। ये रेलवे कॉरिडोर उच्च गति और उच्च ढुलाई क्षमता में युक्त होंगे, यानी कि जो कम समय में जल्दी सामान वगैरह पहुंचा सके, उसको क्या बोलते हैं? DFCS बोलते हैं। कम समय, कम पैसों में, कम आय में आपका सामान जल्दी पहुंच जाए, उसको बोलते हैं DFCS। ये किस में होता है? रेल वगैरह में होता है, जो रेल कॉरिडोर होता है उसमें होता है, रेलवे कॉरिडोर में। कैसा होता है? जो हमारी मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें आयोजित होता है ये। तो देखिए, ये है हमारा DFCS का मैप दे रखा है। तो ये लुधियाना से लेके दादरी के लिए वेस्टर्न, देखिए इसमें 2 कॉरिडोर आते हैं आपकी, एक तो वेस्टर्न कॉरिडोर हो गया और एक आपका ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया। वेस्टर्न कॉरिडोर में कौन कौन से आपके राज्य आते हैं? लुधियाना, दादरी, अजमेर, पालमपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, JNPT, ठीक है। और ईस्टर्न में आता है खुजरा, सोननगर और डंकोनी।
तो यही आपका एरिया बता रखा है कि वेस्टर्न एरिया और ईस्टर्न एरिया कौन कौन सा होता है। यहाँ पे भी नीचे आपको देखिए बता रखा है। वेस्टर्न एरिया में नोएडा आ गया, वडोदरा, सूरत। ईस्टर्न में आ गया आपका मेरठ, इलाहाबाद और मंडोला। वेस्टर्न में फिर आपका यहाँ पे काउंट एरिया में आ गया आपका वडोदरा, नोएडा, अजमेर। तो वेस्टर्न का जो आपका एरिया है वो कितना है आपका 4,828 किलोमीटर ईस्टर्न का, और वेस्टर्न का है आपका 4,724 किलोमीटर। तो जो ट्रेन चलती है हमारी, उसका जो ये रूट बनाया गया है वो आपको ये मैप के ज़रिए बताया गया है। तो देखिए बेसिक डिज़ाइन फीचर बता दिया है इसका। जो पहले ट्रेन की लेंथ होती थी मालगाड़ी की हमारी, उसको बढ़ाकर लंबा कर दिया गया है, यानी सॉरी हाइट पहले कितनी होती थी 4.265 मीटर, अब उसको बढ़ा के कर दिया 7.1 मीटर। वेस्टर्न कॉरिडोर मतलब ये जो हमारी ट्रेन चलती है ना DFCS की, उसकी बताई गई है। जो रेलवे कॉरिडोर की जो आपकी वेट थी आपकी वो कितनी 3200 mm, अब आपकी हो गई 366 mm। ट्रेन के जो वो होते हैं डिब्बे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको भी बढ़ा दिया गया है। ट्रेन लेंथ भी बढ़ा दी गई है, पहले 3 डब्बों की होती थी तो अब आपकी 6 की हो गई है। ट्रेन लोड जो होता है आपका लोड भी बढ़ा दिया गया है। देखिए पहले जो लोड ले जा सकते थे वो सिर्फ 4,000 टन लेके जा सकते थे, लेकिन अब जब हमारा DFCS स्टार्ट हो गया है तो हम अपना 15 टन भी उसमें ट्रेन में भिजवा सकते हैं। 15,000 टन भी ट्रेन में भिजवा सकते हैं। तो ये सब बदलाव किससे हुए हैं? DFCS के आने से हुए हैं। ये मैंने अभी जो आपको ऊपर बताया है वही है, ये आपको याद करना होगा। मैं वीडियो थोड़ा रोक देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब देखिए जो आपकी ये ट्रेन चली है, यानी कि जो आपका DFCS की ट्रेन चली है, कहाँ से कहाँ तक चली है? चेन्नई से लेके गोवा तक। DFCS किसने लागू किया था? तो DFCS लागू किया था DFCCIL, यानी डिडक्टेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है। ये देखिए यहाँ पे आपको DFCS का महत्व बताया गया है। तो देखिए क्षमता में वृद्धि, लागत में वृद्धि, लागत भी आपकी ज़्यादा हो गई, अब ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। अब संरचनाओं में सुधार, सभी क्षेत्रों का समान विकास। सभी क्षेत्रों का ज़्यादा सामान जाएगा तो सभी क्षेत्रों का क्या होगा? समान विकास होगा, क्योंकि पहले इतना सामान नहीं जाया करता था। अब आपका थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, लीप अहेड पहल। लीप अहेड पहल क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में। लीप अहेड पहल क्या होता है? तो देखिए लीप अहेड पहल मेनली जो होती है वो स्टार्टअप्स के ऊपर होती है, कंपनियों के लिए जो आयोजित किया जाता है नियम कानून, उसके लिए होती है। चलिए अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लीप अहेड 71 पहल टेक स्टार्टअप के चयन के लिए शुरू की गई अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य टेक स्टार्टअप्स को उच्च गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करना, उनके लिए निवेश सुनिश्चित करना, उनकी वैश्विक पहुंच को सुलभ बनाना है। अब मैं इसको आपको अपने वर्डिंग में समझा देती हूँ। लीप अहेड पहल का मतलब यही होता है सिंपली कि कोई भी कंपनी को सही राय देना, सही बताना, सही उनको मतलब रास्ता दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ता दिखाना बोल सकते हैं। सुनिश्चित मतलब उनका निवेश सुनिश्चित करना कि वो अपना सामान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ये उनको बताना। लीप अहेड पहल, इस पहल को संयुक्त राष्ट्र रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया STPI एवं द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स TIE और निवेशकों के समूह द्वारा शुरू किया गया है। STPI के बारे में, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख विज्ञान और तकनीकी संगठन है। ये सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाना और टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित देने का काम करता है। किसने बनाया था इसको? किसके दौरान शुरू हुआ था? ये किसके दौरान शुरू हुआ था? STPI के और TIE के।
अब ये मतलब क्या होता है, हमारा लीप एहेड पे कोई भी कंपनी कोई भी वस्तु बनाती है तो वो उसको कैसे बनाएगी, उसको उसकी मार्केटिंग कैसे करेगी, उसको कैसे बेचेगी एंड वो कहाँ पर बिकेगा, वो सब बताएगी एक कंपनी को ये। लीप एहेड पहल का महत्व क्या होता है, बाज़ार के लिए उपयुक्त उत्पादन बनाने में, कि बाज़ार बताता है कि बाज़ार कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने भैया सामान तो बना लिया लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो कहाँ पे बिकता है, तो बाज़ार के बारे में बताना। अपने ग्राहकों की पहचान करने में, अब उनके ग्राहकों की पहचान करेगी, देखो किसी को फ़ोन चाहिए और तुम उसको लैपटॉप दे रहे हो तो ऐसे तो नहीं लेगा ना कोई भी। अब उसकी पहचान करेगा कि भई इस कस्टमर को ये चाहिए, पूरी लिस्ट उसका डाटा बनाएगा। तो यही होता है लीप एहेड पहल का काम, हैकिंग रणनीतियों के विकास करने में। अब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी, चलो फ़ोन ही बनाती है, फ़ोन बनाते हैं तो उसमें वो ऐसे कौन सा सिस्टम डालेगी जिससे कि कोई हैक ना कर पाए। कोई भी कोई वेबसाइट बनाती है कंपनी तो वो उसमें ऐसा कौन सा सिस्टम डालेगी कोई दूसरा बाहर का देश का या फिर कोई भी उसको हैक ना कर पाए वेबसाइट को। तो यही होता है लीप एहेड का काम, कि कंपनियों को समझाना, व्यापार नियमों के पालन करना, कि व्यापार क्या होता है, कैसे करना होता है वो बताना। टॉप लेवल के पदों में भर्ती और फंड जुटाने में, जो टॉप लेवल के फंड वगैरह होते हैं उनको वो बताना। अब आता है हमारा प्रिजनल डायलोमा। प्रिजनल डायलोमा क्या होता है, रक्षा मंत्री ने गोवा पर्यटन कन्वेंशन को संबोधित करते हुए प्रिजनल डायलोमा की अवधारणा का उल्लेखन किया है। किसने किया था, रक्षा मंत्री ने किया था। कहाँ किया था, गोवा में किया था। प्रिजनल डायलेमा गेम थ्योरी से सबसे बड़ा लोकप्रिय गेम में से एक है। यह अवधारणा निर्णय प्रक्रिया में विरोधाभास दुविधा की स्थिति है। इसमें दो व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, इससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त नहीं होते। सर्वोत्तम परिणाम सहयोग में प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं आपको अपने वर्डिंग में सिंपल वर्डों में समझाती हूँ कि प्रिज्म डायलेमा होता क्या है। डायलेमा होता क्या है, सिर्फ मैं आपको आज डायलेमा का मतलब ही बताती हूँ। तो देखिए, डायलेमा एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने लिए कंफ्यूज रहते हैं ना लोग, कन्फ्यूज़न को ही डायलेमा बोलते हैं, कि अपने लिए ही कार्य करते हैं कि अब हम ये कार्य करेंगे तो दूसरों के लिए काम होगा, लेकिन अगर हम ये कार्य करेंगे तो ये हमारे लिए होगा। तो जो दुविधा में लोग रहते हैं ना, उनको सही राय देना क्या होता है, प्रिज्म डायलेमा होता है। सही राय बताना कि उनको क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, यही उनको समझाना क्या होता है, प्रिज्म डायलेमा होता है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ पाएगा, बट अगर आता है तो सिर्फ ये आएगा कि प्रिज्म डायलेमा किसने कहा था और कहाँ पे बोला था। तो आपको ये याद करना होगा, रक्षा मंत्रालय ने कहा था और गोवा में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि मैंने जो आपको आज करंट अफेयर पढ़ाई है ये आपको अच्छे से समझ आई हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही और भी यूपीएससी की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कमेंट करें।